हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट पार्ट 2। पार्ट 1 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें हमने ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस तक कवर कर लिया था। इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं पार्लियामेंट चैप्टर में, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत की जो किताब होती है, उसके 7th एडिशन को हम इस लेक्चर सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की सर्वोच्च विधायिका है। इंडिया के लिए जो भी, होल इंडिया के लिए जो भी कानून बनते हैं वो हमारे इसी पार्लियामेंट से बनते हैं। या आप हमारे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। आप राज्यसभा से एमपी हो या लोकसभा से एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बनना चाहते हो कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, है ना, संविधान कहता है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, नाउ ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, है ना। इलेक्शन कमीशन किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज करे, उसके सामने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक शपथ लेनी पड़ेगी। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस है। नाउ वो क्या शपथ लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या शपथ लेते हैं? इन हिज ओथ एंड अफर्मेशन टू बियर ट्रू फेथ एंड अलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहा है उसको भारत के संविधान पर विश्वास होना चाहिए और भारत के संविधान पर निष्ठा होनी चाहिए, भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली वो चले। ओके, नाउ टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को वो बनाए रखे, ऐसा व्यक्ति ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। नाउ ही मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज इन द केस ऑफ राज्यसभा, नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन द केस ऑफ लोकसभा, है ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बनना चाह रहे हो, आप लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाह रहे हो, एमपी बनना चाह रहे हो, तो आप कम से कम 25 साल के होने चाहिए। उससे कम एज होगी आपकी तो आप एमपी नहीं बन पाओगे लोकसभा में, है ना। आगे तो अगर आप राज्यसभा से एमपी बनना चाह रहे हो तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से आप कम होगे तो आप राज्यसभा से एमपी नहीं बन सकते हो। ओके, नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो पार्लियामेंट ने भी कुछ क्वालिफिकेशंस जो है बता रखे हैं, है ना। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी बता रखा है कौन सा व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोटर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति एमपी बनना चाहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है, तो वो किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोटर होना चाहिए। इलेक्टर का मतलब वोटर, यानी कि एक्चुअल में जो व्यक्ति वोट करता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति एमपी नहीं बन सकता जो वोट ही नहीं कर सकता, है ना। तो वो वोटर तो कम से कम होना ही चाहिए किसी भी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसा व्यक्ति ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। पहले ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, है ना, तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोटर होना चाहिए। बट इस प्रोविज़न को है 2003 में हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया कि हाँ, ये डिसीजन सही है। एक्चुअल में कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टर हो सकता है, वोटर हो सकता है, अगर वो एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही वोटर हो। नाउ सेकंड, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब in any state or union territory if he wants to contest a seat reserved for them. However, a member of scheduled caste or tribe can also contest a seat not reserved for them. जाहिर सी बात है, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट है जो रिजर्व्ड है एससी या एसटीज़ के लिए, तो उन्हीं के कम्युनिटी का, एससी और एसटी के कम्युनिटी का ही कोई ना कोई कैंडिडेट इन सीट्स पर जो है चुनाव लड़ेगा, कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता है। हालांकि एससी और एसटीज़ का जो भी कैंडिडेट है वो किसी नॉन रिजर्व्ड सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है, कोई इस पर रोक नहीं है। तो ये दोनों सीट्स पे चुनाव लड़ सकते हैं, एक तो उस सीट पे जो इनके लिए खुद रिजर्व्ड है, या फिर किसी जनरल सीट पे भी एससी और एसटी के कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अब बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सी कंडीशन में कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से? इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड कर रहा है तो वैसा व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, ऐसे किसी भी ऑफिस में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है। लेकिन
कुछ ऑफिसेस ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप उस ऑफिस पे रह सकते हो, साथ साथ ही आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह पाओगे। जैसे एग्जांपल मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है बिकॉज मिनिस्टर्स को सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, है ना। तो ये व्यक्ति एमपी भी होते हैं और वो व्यक्ति मिनिस्टर भी होता है। तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर पा रहा है और मिनिस्टर भी है बिकॉज पार्लियामेंट ने अलाउ कर रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स टू डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग स्वस्थ नहीं है वो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिवालिया हो चुका है, बैंक का उस पर लोन है वो नहीं दे पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से। ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज़ अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है या फिर किसी और देश की वो नागरिकता ले चुका है या फिर किसी और सरकार से, किसी और देश की सरकार से वो किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट लेता है, तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से। इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, किसी लॉ के अंदर उसको पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन पार्लियामेंट ने कुछ और डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए क्राइटेरिया बताए हुए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। नाउ ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेज और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शंस में करप्ट प्रैक्टिसेस में दोषी पाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया जाएगा। Now he must not have been convicted of any offence resulting in imprisonment of 2 or more years, but the detention of a person under preventive detention law is not a disqualification. कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी भी केस में, किसी भी अपराध में 2 साल का या 2 साल से अधिक की सज़ा हुई है ना, कोर्ट ने उसको 2 साल का या फिर 2 साल से अधिक की सज़ा दी हुई है किसी भी केस में, तो ऐसा व्यक्ति भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता है ना। हालांकि कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी गिरफ्तारी होती है, जैसे आपके ऊपर अगर शक है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको डाला जा सकता है, ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ओके, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विद इन द टाइम, है ना। इलेक्शन में आपने कितना खर्चा किया है उसके सारे डिटेल्स को आपको इलेक्शन कमीशन के पास देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स और सर्विस, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क में या सर्विस में कोई भी इंटरेस्ट है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ओके, ही मस्ट नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन अ कॉर्पोरेशन इन विच द गवर्नमेंट हैज़ एटलीस्ट 25% शेयर। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट में अगर गवर्नमेंट का 25% से ज़्यादा शेयर है तो उसको माना जाता है कि वो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है। तो ऐसे कॉर्पोरेशन में आप किसी भी पद पे नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। अगर आपको करप्शन के केस में या फिर स्टेट से डिसलॉयल्टी के केस में अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है तो भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, है ना। आप अगर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, है ना, अराजकता फैलाते हो, अगर उस केस में आप कन्विक्ट हुए हो, आपको सज़ा मिली है, तो आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती। कुछ ऐसे सोशल क्राइम्स है जैसे अनटचेबिलिटी, डाउरी और सती, अगर ऐसे चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। Now, on the question whether a member is subject to any of the above disqualifications, the president's decision is final. However, he should obtain the opinion of the election commission and act accordingly, है ना। जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया बताई गई है, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना है तो वो कौन करता है ना। जो भी केसेस थे, अगर कोई व्यक्ति उनमें दोषी पाया जाता है और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उस पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं, है ना। प्रेसिडेंट ही फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है या फिर नहीं करना है, और प्रेसिडेंट भी इलेक्शन कमीशन से एक बार कंसल्ट कर लेते हैं ऐसा करने के लिए, तो प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, हमने पिछले वीडियोज़ में बात करी थी डिफेक्शन के बारे में। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अगर डिफेक्शन करता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिफेक्शन क्या होता है? लेट से कोई भी कैंडिडेट जो है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के आया हाउस में और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बनने के बाद अगर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेता है, दल बदल लेता है, डिफेक्शन करता है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, है ना। इसके खिलाफ पूरा एक कानून है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल में उसको लिखा गया है ना।
जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ और क्राइटेरिया है जिसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा। इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज़ इलेक्टेड टू द हाउस, जैसा हमने बात करी, किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर नहीं रहोगे। इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपको कोई डायरेक्शन देती है कि आपको इस इशू पर वोट करना है, अगर आप वोट नहीं करते हो या वोटिंग से एब्सटेन हो जाते हो तो भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। ओके, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, लेट से आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा, आप इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़के हाउस में आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बन गए, अगर बनने के बाद इस किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ही काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके, नाउ इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, हमने बात करी थी राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट भी होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। आपको नॉमिनेट किया गया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। नॉमिनेशन होने के 6 महीने के बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर नहीं रहोगे। आपको 6 महीने के अंदर ये काम कर लेना है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको ज्वाइन कर लेना है, अदरवाइज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in the case of Rajya Sabha and a speaker in the Lok Sabha and not by the president. In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the chairman speaker in this regard is subject to the judicial review. हमने बात करी थी पिछले कुछ क्राइटेरियाज़ के बारे में, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के जो भी क्राइटेरियाज़ हमने बात करी थी, इस पर डिसीजन कौन लेता था, तो प्रेसिडेंट लेते थे। बट डिफेक्शन की जहाँ बात आए वहाँ पे अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो जो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करता है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है और किसको नहीं करना है। यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोकसभा के एमपी हो, डिफेक्शन करते हो, देन लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अगर आप राज्यसभा के एमपी हो और डिफेक्शन करते हो तो आपको राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। यहाँ पर प्रेसिडेंट कोई काम नहीं करते। तो बाकी सारे क्राइटेरियाज़ में प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे, बट डिफेक्शन की जहाँ बात आए तो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, स्पीकर या चेयरमैन, वो डिसाइड करता है कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, और जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, यानी कि कोर्ट उस डिसीजन पे जांच कर सकती है। नाउ अब बात कर लेते हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स, है ना, कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो खाली होती है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। पहला है डबल मेंबरशिप, सेकंड है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, थर्ड है वो रिज़ाइन कर दे, है ना। तो इन 3 कंडीशंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। उसके बाद अगर वो एब्सेंट है उस बेसिस पे भी खाली हो जाती है। कुछ और केसेस भी हैं, एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। पहला है डबल मेंबरशिप, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउस का मेंबर एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेंबर जो है लोकसभा का भी मेंबर है और राज्यसभा का भी मेंबर है, तो ऐसा कोई व्यक्ति डबल मेंबरशिप नहीं ले सकता। अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इस बारे में कुछ बातें कहता है ना, कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। इफ़ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days in which he desires to serve. In default of such intimation, his seat in the Rajya Sabha becomes vacant. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो गया, दोनों हाउसेस का मेंबर बन गया, तो 10 दिन के अंदर उसको बताना होगा कि वो किस हाउस में रहना चाहता है, अदरवाइज उसकी राज्यसभा की सीट जो है अपने आप खाली हो जाएगी। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा है इफ़ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट, है ना। कोई मेंबर जो है लेट से लोकसभा का मेंबर था या फिर राज्यसभा का मेंबर था, अगर वो दूसरे हाउस के लिए भी इलेक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसके पहले हाउस की जो सीट है वो खाली हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats इन अ हाउस ही शुड एक्सरसाइज हिज ओपिनियन फॉर वन, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम्स वेकेंट। लेट से कोई मेंबर जो है किसी एक ही हाउस में 2-2 सीट्स के लिए इलेक्ट हो गया, तो उसको कोई एक सीट को चूज करना होगा, अदरवाइज दोनों सीट्स जो है वो खाली हो जाएंगी। सिमिलरली ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट and the state legislature at the same time. If a person is so elected, his seat in the parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 40 days. लेट से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चुनाव लड़के किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर बन गया, तो फिर उसको 14 डेज़ के अंदर
ये सेलेक्ट करना होगा कि वो एमएलए रहना चाहता है या एमपी रहना चाहता है ना। अगर वो नहीं बताता है तो ऑटोमेटिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो खाली हो जाती है, वो एमएलए ही फिर रह जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया सीट्स को वेकेट करने का, तो डिस्क्वालिफिकेशन हमने बात करी कि वो किसी भी केस में डिस्क्वालीफाई हो जाए, जो कंडीशंस हमने बात करी थी, या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ में वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो वो सीट्स खाली हो जाती हैं, है ना। और ऑप्शंस क्या हैं, तो रेजिग्नेशन, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रिजाइन कर दे तो सीट्स खाली हो जाती है। एनी मेंबर में रिजाइन हिज सीट बाय राइटिंग टू द chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha, as the case may be. The seats falls vacant when resignation is accepted. However, the chairman speaker may not accept the resignation if he is satisfied that it is not voluntary or genuine. उस एमपी ने रिज़ाइन कर दिया तो वो सीट खाली हो जाएगी। लेट से कोई एमपी राज्यसभा से था तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है चेयरमैन को। कोई एमपी जो है अगर लोकसभा से है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है लोकसभा के स्पीकर को। हालांकि चेयरमैन और स्पीकर जो है, चेयरमैन और स्पीकर, वो रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो लेटर है वो जेन्युइन नहीं है तो उसको रिजेक्ट भी कर देंगे ना। फोर्थ क्राइटेरिया कैसे सीट वेकेट होती है, अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वैकेंट इफ़ ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम ऑल इट्स मीटिंग्स फॉर ए पीरियड ऑफ 60 days विदाउट इट्स परमिशन। ओके, लेट से किसी हाउस में आप नहीं आए, लेट से लोकसभा के आप एमपी हो, अगर आप लोकसभा में नहीं आए 60 दिनों के लिए बिना लोकसभा के परमिशन से, है ना, तो आपकी सीट जो है वो खाली कर दी जाएगी, बिकॉज आप अटेंड नहीं कर रहे हो लोकसभा के मीटिंग्स को या फिर उसके प्रोसीडिंग्स को ना। फिफ्थ क्राइटेरिया में कुछ केसेस दे रखी हैं, इफ़ हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, है ना, अगर आपका इलेक्शन जो है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया कोर्ट द्वारा, देन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे, आपकी सीट्स वेकेट हो जाएगी। इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द हाउस, है ना, हाउस ने ही आपको जो है डिसमिस कर दिया तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे। नाउ इफ़ ही इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, है ना, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप प्रेसिडेंट बन गए या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तब आपकी सीट खाली हो जाती है हाउस में। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, सिमिलरली जैसे आप स्टेट्स के गवर्नर बन जाते हैं, देन आपकी सीट्स जो है हाउस में खाली हो जाती है। नाउ अब बात कर लेते हैं ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, है ना, उनको ओथ, शपथ कौन दिलाता है, शपथ क्या दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट उनको शपथ दिलाते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेसिडेंट बता दें वो भी शपथ दिला सकता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। क्या शपथ होती है, टू बी अ ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान पे उनको विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को वो बनाए रखें। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन ही इज अबाउट टू एंटर, जो भी ड्यूटी दी जाएंगी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बखूबी वो निभाएं। Unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the House, does not become eligible to parliamentary privileges and immunities. जब तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ नहीं लेता तब तक वो हाउस में वोटिंग नहीं कर सकता, हाउस की प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकता, उसको कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी और ना ही कोई इम्यूनिटीज़ मिलेंगी जब तक वो शपथ न ले। ए पर्सन इज लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही सीट्स और वोट एज अ मेंबर in the house in the following conditions before taking and subscribing to the prescribed oath and affirmations. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना शपथ लिए अगर वो वोटिंग करता है हाउस में या फिर प्रेजेंट होता है तो उसको 500 पर डे के हिसाब से फाइन देना होता है, बिना शपथ लिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करता है तो। When he knows that he is not qualified or that he is disqualified for its membership, किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है मेंबरशिप से, तो भी व्यक्ति अगर वो हाउस में बैठता है तो फाइन उसको देना पड़ेगा। When he knows that he is prohibited फ्रॉम सीटिंग और वोटिंग इन दी हाउस बाय द वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाइड है या फिर प्रोहिबिट किया गया है उसको, तो भी उस पर पेनल्टी लगेगी अगर वो फिर भी बैठता है तो। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी और अलाउंसेस क्या होती हैं, कौन डिटरमाइन करता है, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि क्या सैलरी और अलाउंसेस होंगी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। ओके, साथ ही साथ जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस को भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जैसे स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए या चेयरमैन हो गए राज्यसभा के, है ना, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो अध्यक्ष हैं एक्चुअल में हाउसेस के, जो भी हाउसेस हैं उसको प्रिसाइड कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी ऑफिसर्स हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस को भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है। यहाँ पे लिखा है दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड थस आर नॉट सब्जेक्ट टू द एनुअल वोट ऑफ द पार्लियामेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट होता है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे रहते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी उस अकाउंट से पैसा खर्च करना है तो पार्लियामेंट में वोटिंग होती है कि इतना पैसा निकाला जाएगा सीएफआई से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बट सैलरी और अलाउंसेस देनी है तो वो उसके लिए वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए बोलते हैं चार्ज्ड, है ना, चार्ज यानी कि इस अकाउंट पे ही से ही पैसे जाएंगे, कोई वोटिंग नहीं होगी इसके लिए।
नाउ अब बात कर लेते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि जो भी ऑफिसर्स जो प्रिसाइड कर रहे हैं पार्लियामेंट में जो भी हाउसेज हैं। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। There is a speaker and a deputy speaker of the Lok Sabha and a chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha. A panel of chairpersons for the Lok Sabha and panel of vice chairpersons for the Rajya Sabha is also appointed. ठीक है ना। हर हाउस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पार्लियामेंट के हर हाउस में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं, एक डिप्टी स्पीकर भी होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं। इसके अलावा दोनों हाउसेज में एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स को भी अपॉइंट करा जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। लोकसभा के स्पीकर की बात कर लेते हैं, इनके इलेक्शन और टेन्योर के पहले बात कर लेते हैं। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्गस्ट इट्स मेंबर्स एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग, है ना। लोकसभा नई नई चुन के आई, जब भी पहली बार लोकसभा जब बैठेगी हाउस में तो सबसे पहले अपने ही मेंबर्स में से एक स्पीकर को वो सेलेक्ट करती है, वही हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। Whenever the office of the speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. The date of election of a speaker is fixed by the president. जब भी किसी भी तरह से स्पीकर का जो ऑफिस है वो खाली होता है तो फिर किसी नए मेंबर को जो है उसी हाउस से स्पीकर बना दिया जाता है। कब इलेक्शन होगा स्पीकर का तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कब इलेक्शन किया जाएगा, लोकसभा कब इलेक्ट करेगी अपने स्पीकर को। यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक स्पीकर वहाँ पे बने रहते हैं। हाउ एवर ही हैज़ टू वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे पहले भी वो लोकसभा की सीट छोड़ सकते हैं अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तो, ठीक है। किसी भी कारण से अगर वो सीज कर दें मेंबरशिप से लोकसभा के तो वो स्पीकर नहीं रहेंगे। डेप्यूटी स्पीकर को अगर वो रिजाइन कर दें, है ना, जो रेजिग्नेशन लेटर है वो डेप्यूटी स्पीकर को दे के वेकेट हो जाए उनका ऑफिस, तब वो स्पीकर नहीं रहेंगे। If he is removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha, an effective majority, such resolution can be moved only after 40 days advance notice. बेसिकली लोकसभा के स्पीकर को रेजोल्यूशन पास करके हटाया भी जा सकता है ना। उनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन से वो सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद से उनको हटाया भी जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके लोकसभा के अंदर, ठीक है। जो भी रेजोल्यूशन उनको हटाने के लिए आएगा उसको कम से कम उस समय लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उससे मेजोरिटी से पास होना चाहिए। लेट से लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ थी 550, हमने बात करी थी, लेकिन प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ है लोकसभा की, वो है 543 मेंबर्स। 550 मेंबर्स हो सकते हैं लेकिन प्रेजेंट में इलेक्ट होकर 543 मेंबर्स ही आए हैं। तो इन 543 मेंबर्स में से मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। बट ऐसे रेजोल्यूशन को पास करने से पहले आपको 14 दिन का एडवांस नोटिस उनको देना होगा स्पीकर को। Okay, when a resolution for removal of the speaker is under consideration, he cannot preside at the sitting of the house. जब भी रेजोल्यूशन लोकसभा में आया हो स्पीकर को रिमूव करने के लिए तो फिर स्पीकर प्रिसाइड उस समय नहीं करेंगे हाउस को, बिकॉज वो क्यों प्रिसाइड करेंगे जब उन्हीं के रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन है वो आया हुआ है। हाउएवर ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एट सच टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। लेकिन जब भी रेजोल्यूशन चल रहा है उस समय वो आके बैठ सकते हैं लोकसभा के अंदर, प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं और वोटिंग भी कर सकते हैं। It should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the speaker does not vacate his office and continue in the newly elected Lok Sabha, है ना। जब भी लोकसभा डिसॉल्व हुई लेट से और कोई स्पीकर थे, है ना, तो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी स्पीकर बने रहते हैं। स्पीकर हटते नहीं है जब तक कि कोई नया स्पीकर न चुन के आ जाए। द रूल्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। स्पीकर के पास क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस हैं उनके, उसकी बात कर लेते हैं। द स्पीकर इज़ द हेड ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के हेड होते हैं हमारे स्पीकर। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज़, है ना। लोकसभा के जो भी कमिटीज़ हैं और जो भी मेंबर्स हैं और पूरी की पूरी लोकसभा की जो भी पावर्स और प्रिविलेजेस हैं उसके गार्जियन कौन होते हैं, तो वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ही इज़ द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस एंड हिज डिसीजन इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स इज़ फाइनल, ठीक है। स्पोक्स पर्सन होते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के लिए, और लोकसभा से रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट्री मैटर्स है उस पर लोकसभा के स्पीकर का ही डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी पावर्स एंड फंक्शंस है, दैट्स वाई उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी वास्ट है, वेरीड है और वाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं। दैट्स वाई ग्रेट ऑनर एंजॉय करते हैं, हाई डिग्निफाइड पोजीशन होता है उनका और सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं विद इन द हाउस ऑफ लोकसभा। नाउ एक एक करके पॉइंट वाइज उनके पावर्स की बात कर लेते हैं। ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट प्रोसीडिंग्स. This is his primary responsibility and
ही हैज़ द फाइनल पावर इन दिस रिगार्ड, है ना। लोकसभा के अंदर हाउस का क्या डेकोरम होगा, हाउस में क्या ऑर्डर होगा, उसको मेंटेन करने का, उसको रेगुलेट करने का काम जो है हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं और ये उनका मेन फंक्शंस होता है। ठीक है, कैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को आसानी से किया जा सके, इसके लिए जो भी ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करना होता है वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, सी द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स विद इन दी हाउस। हाउस के अंदर स्पेशली, ठीक है, हाउस के अंदर स्पेशली लोकसभा के स्पीकर ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करते हैं, जो भी रूल्स हैं लोकसभा के उसको इंटरप्रेट करते हैं और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं लोकसभा के स्पीकर हाउस के अंदर। क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है पार्लियामेंट्री मैटर्स में जो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, दैट्स वाई लोकसभा के स्पीकर ही कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं, जो भी रूल्स हैं उसके फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं और जो भी पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स हैं उनके फाइनल इंटरप्रेटर जो है लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं। नाउ ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। लोकसभा के स्पीकर ही हाउस को एडजर्न करते हैं, है ना। एडजर्न करने का मतलब कुछ समय के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक देना, है ना। तो लोकसभा के स्पीकर ही एडजर्न करते हैं हाउस को, और जो भी मीटिंग है उसको सस्पेंड कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं अगर कोरम नहीं हो तो। कोरम का मतलब होता है कि कुछ मिनिमम मेंबर्स आने चाहिए ताकि लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को किया जा सके। ठीक है, तो 1/10 मेंबर्स का कोरम होता है। लेट्स से 550 मेंबर्स टोटल हैं लोकसभा के अंदर, तो 1/10 यानी कि लगभग 55 मेंबर्स कम से कम आने चाहिए, तब लोकसभा की प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेंगी। तो अगर कोरम नहीं है तो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड भी कर सकते हैं लोकसभा के स्पीकर। He does not vote in the first instance, but he exercises a casting vote in the case of a tie. In other words, only when the house is divided equally on any question, the speaker is entitled to vote. Such vote is called casting vote, and its purpose is to resolve a deadlock. बेसिकली जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो भी एक मेंबर होते हैं लोकसभा के, लेकिन वो पहले वोटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब टाई हो जाए, कोई भी वोटिंग हो रही है, उस पर अगेंस्ट में 50% वोट मिल जाए और फॉर में भी 50% वोट मिल जाए, ठीक है, देन लोकसभा के स्पीकर जो है वो कास्टिंग वोट करेंगे। कास्टिंग वोट का मतलब फाइनल वोट देना, ताकि एक डिसीजन बन सके। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में वोट करते हैं, जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, पहले वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर टाई हो जाती है, कुछ लोग अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं किसी इशू के और कुछ लोग उसके फेवर में वोट कर रहे हैं और टाई हो जाती है, देन कास्टिंग वोट एक्सरसाइज करते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, ताकि एक डेडलॉक जो है रिजॉल्व हो जाए। दैट्स वाई वो सबसे लास्ट में वोटिंग करते हैं। ओके, he presides over a joint sitting of the two houses of parliament. Such a sitting is summoned by president to settle a deadlock between the two houses on a bill. है ना, किसी भी बिल को पास करना है हाउस के अंदर, तो पहले लोकसभा में पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, या फिर पहले राज्यसभा में पास हो फिर लोकसभा के अंदर जाएगा। ठीक है, पास होने के लिए। बट अगर किसी एक हाउस में वो पास हो गया और दूसरे हाउस उसको पास नहीं कर रहा है, कोई डेडलॉक आ गया दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन बिल को पास कराना है, तो एक जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ताकि डिबेट हो सके दोनों हाउसेस के बीच में और उस इशू को जो है रिजॉल्व किया जा सके। उस समय जो जॉइंट सीटिंग होती है, जॉइंट सीटिंग को भी प्रिसाइड कौन करते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। प्रेसिडेंट नहीं करते, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। लोकसभा के स्पीकर ही जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड कर रहे होते हैं। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। व्हेन द हाउस सिट्स इन सीक्रेट, नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चैम्बर, लॉबी और गैलरी एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, बेसिकली कोई सीक्रेट सीटिंग बुलानी हो लोकसभा के अंदर, है ना, लीडर ऑफ द हाउस जो है उनके रिक्वेस्ट पे अगर कोई सीक्रेट सीटिंग बुलाई जा रही है, तो लोकसभा के स्पीकर जो है सीक्रेट सीटिंग बुलाते हैं। उनके परमिशन के बिना कोई भी स्ट्रेंजर जो है, कोई भी बाहर का व्यक्ति लोकसभा के अंदर प्रेजेंट नहीं रह सकता। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा for the recommendation and presented to the president for assent, the speaker endorses on the bill his certificate that it is a money bill, है ना। लेट से कोई मनी बिल है, मनी बिल का मतलब कोई ऐसा बिल जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर या फिर टैक्स से रिलेटेड कोई भी बातें करी गई हैं, उसको मनी बिल बोलते हैं। ओके, तो लोकसभा के स्पीकर उस बिल पर अपना सर्टिफिकेट देते हैं, है ना, कि ये जो बिल है वो एक मनी बिल है। बिना लोकसभा के स्पीकर के सर्टिफिकेट के वो बिल जो है मनी बिल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं, वो मनी बिल को एंडोर्स करते हैं दैट इट इज़ अ मनी बिल। नाउ ही डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल। जैसा हमने बात करी थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई व्यक्ति और डिस्क्वालीफाई होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से लोकसभा के, तो उस पर डिसीजन हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लेते हैं, यानी कि लोकसभा के स्पीकर लेते हैं इस केस में। ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है।
He is the ex officio chairman of the Indian Parliamentary Group, which is a link between the Parliament of India and the various parliaments of the world. He also acted as an ex officio chairman of the Conference of Presiding Officers of the legislative bodies in the country. लेट्स से किसी एक देश का पार्लियामेंट और किसी एक देश के पार्लियामेंट है ना, इन दोनों के बीच में कोई भी मीटिंग्स करनी है या फिर कोई भी डिस्कशंस करने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और उस पार्लियामेंट्री ग्रुप के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं हमारे देश में, लेट्स से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पर डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, वहाँ के जो स्पीकर्स हैं है ना, उनकी मीटिंग्स भी करनी है तो उसके भी चेयरमैन कौन होंगे, हमारे लोकसभा के स्पीकर ही चेयरमैन होते हैं of the meetings of the presiding officers of the legislative bodies in the country. He appoints the chairman of all the parliamentary committees of the Lok Sabha and supervises their functioning. लोक सभा की बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उन कमिटीज़ का कौन चेयरमैन होगा, इसको अपॉइंट भी लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं और उनके फंक्शन को भी सुपरवाइज लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। फर्दर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, जनरल पर्पस कमेटी होती है। इन 3 कमेटीज़ के तो चेयरमैन ही होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। इन कमेटीज़ को हम आगे भी देखें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर। नाउ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चूँकि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका प्रेस्टीज काफ़ी हाई होता है, काफ़ी हाई पोजीशंस पे होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंस होना उनका और उनका इम्पार्शियल होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या प्रोविजंस है उसकी बात कर लेते हैं। ही इज़ प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली आफ्टर अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई लोकसभा बाई एन इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड नॉट बाई द ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी की हमने बात करी थी कि उस लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हुए हैं, उनका मेजॉरिटी से जब वो रेजोल्यूशन पास होगा रिमूवल का, तभी लोकसभा के स्पीकर हट सकते हैं, ना कि कोई ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से आप पास करके नहीं हटा सकते उनको। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करी गई है ताकि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर सकें। दिस मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स, है ना। जो भी रेजोल्यूशन आ रहा है लोकसभा के अंदर स्पीकर को हटाने के लिए, कम से कम 50 मेंबर्स तो उस रेजोल्यूशन को साइन किए होने चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन जो है लोकसभा कंसीडर करेगी, ऐसे नहीं कर सकती है। हिज सैलरीज एंड अलाउंसेज आर फिक्स्ड बाई पार्लियामेंट, दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उनका सैलरी और अलाउंसेज जो होती है वो भी पार्लियामेंट ही फिक्स करती है और उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज किया जाता है और कोई वोटिंग भी नहीं होती है। हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, है ना, इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंसिव मोशन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मेंबर उठ के लोकसभा के स्पीकर को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे उनके कंडक्ट के लिए, उनके वर्क के लिए। नो, उनको क्रिटिसाइज़ भी करना है तो आपको एक मोशन लेके आना होगा, तभी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ऐसे आप क्रिटिसाइज़ भी उनको नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये प्रेस्टीज होती है उनके पोजीशन के। His power of regulating procedure or conducting business or maintaining the order in the house are not subject to jurisdiction of any court, है ना। लोकसभा के स्पीकर हाउस के अंदर क्या कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे प्रोसीजर्स को चला रहे हैं, क्या ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, कैसे प्रोसीडिंग हो रही है लोकसभा की, इस पर कोई भी कोर्ट जो है वो डिसीजंस नहीं ले सकती। ठीक है ना, जो भी डिसीजन लेंगे वो लोकसभा के स्पीकर लेंगे, जो भी कंडक्ट कर रहे हैं वो, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं लोकसभा के अंदर, है ना, कोई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, हमने बात करी कि पहले वोट नहीं करते। जब भी कोई टाई हो जाए, है ना, कुछ लोग 50% फेवर में वोट कर दें, 50% अगेंस्ट में वोट कर दें लोग किसी इशू पे, तो कास्टिंग वोट जो है वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ताकि वो डेडलॉक जो है रिजॉल्व हो सके। He is given a very high position in the order of precedence. He is placed at 7th rank in the order of precedence along with the Chief Justice of India. ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को, बिकॉज उनकी पोजीशन जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस होती है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर से भी वो हाई रैंक पे होते हैं लोकसभा के स्पीकर। In Britain, the speaker is strictly a non-party member. There is a convention that the speaker has to resign from his party and remain politically neutral. This healthy convention is not fully established in India, where the speaker does not resign from the membership of his party on the election to the exalted office. Basically, ब्रिटेन में क्या होता है कि कोई भी जो मेंबर जो है, जब वो स्पीकर बन गया लोअर हाउस का, ठीक है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जो है रिजाइन कर देता है ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। ठीक है, ऐसा ब्रिटेन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर होते हैं और लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ स्पीकर भी रह सकते हैं लोकसभा के। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।